हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इससे पहले अभी हमने बात किया था इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, राइट। इनिशियली हमने जब हम लोग नेटवर्क स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने बात किया था इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, राइट। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे। जब भी हमने बात किया था इलेक्ट्रिकल पावर में, हमने ये देखा था कि एक जो चार्ज है वो कितना वर्क डन कर रहा है। अगर वर्क डन ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है। वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर है वो ज़्यादा है। ये हमने कुछ इस तरीके से डिस्कशन किया था आई गेस। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पहला जो पावर होता है वो होता है एक्टिव पावर। दूसरा जो पावर होता है वो होता है रिएक्टिव पावर। तीसरा पावर होता है अपेरेंट पावर। और चौथा जो पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला वाला जो पावर है एक्टिव पावर, उसको हम लोग रियल पावर भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव पावर भी बोल सकते हैं, एक्चुअल पावर भी बोल सकते हैं, ट्रू पावर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने जो एक्टिव पावर जो कंसीडर किया है, मतलब ये जो पावर हमने जो कंसीडर किया है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है वॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पावर को हम लोग रियल पावर भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव पावर भी बोल सकते हैं, एक्चुअल पावर भी बोल सकते हैं और ट्रू पावर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली दूसरा वाला जो पावर है वो कौन सा पावर है, रिएक्टिव पावर। यहाँ पर ये जो एक्टिव पावर होता है, जिसको रियल पावर भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव पावर भी बोल सकते हैं, एक्चुअल पावर भी बोल सकते हैं, ट्रू पावर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग कौन से अल्फ़ाबेटिकल लेटर से शो करते हैं, कैपिटल लेटर P से हम लोग शो करते हैं। सिमिलरली दूसरा जो पावर होता है वो होता है रिएक्टिव पावर। जो रिएक्टिव पावर होता है इसको हम लोग कैसा शो करते हैं, कैपिटल लेटर Q से। और ये जो रिएक्टिव पावर होता है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है VAR। यहाँ पर ये जो VAR है इसका फुल फॉर्म होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। VAR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यहाँ पर ये जो रिएक्टिव पावर है इसको हम लोग इमेजिनरी पावर भी बोल सकते हैं। रिएक्टिव पावर इज़ ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी पावर। तीसरा जो पावर है वो है अपेरेंट पावर। जो अपेरेंट पावर है उसको हम लोग शो करते हैं बेसिकली कैपिटल लेटर S से। और जो अपेरेंट पावर है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है वोल्ट एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली लास्ट वाला जो पावर है वो है कॉम्प्लेक्स पावर, जिसको हम लोग शो करते हैं S और ऊपर ये एरो से, मतलब S एज अ वेक्टर, क्योंकि ये जो पावर है वो कॉम्प्लेक्स पावर है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पर हमने 4 पावर के बारे में बात किया। एक जो पावर है वो है एक्टिव पावर, दूसरा जो पावर है वो है रिएक्टिव पावर, चौथा जो पावर है वो है तीसरा जो पावर है वो है अपेरेंट पावर, और चौथा वाला जो पावर है वो है कॉम्प्लेक्स पावर, जिसको हम लोग S से शो करते हैं एज अ वेक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग ये चारों पावर के बारे में हम लोग थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग पावर फैक्टर के बारे में बात करें, यहाँ पर ये जो चारों पावर है इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और ये अपेरेंट पावर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एक्टिव पावर होता है उसको हम लोग ट्रू पावर भी बोल सकते हैं, रियल पावर भी बोल सकते हैं, राइट। तो अगर मैं ट्रू पावर बोल रहा हूँ इसका मतलब यही एक्टिव पावर है। अगर मैं एक्चुअल पावर बोल रहा हूँ मतलब एक्टिव पावर, रियल पावर मतलब एक्टिव पावर। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है एक्टिव पावर मतलब एक्चुअल पावर, जो कि आपका एक्टिव पावर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हमने जितने भी पावर के बारे में बात किया, एक्टिव पावर, रियल पावर, इफेक्टिव पावर, एक्चुअल पावर, ट्रू पावर, ये सारे के सारे जो पावर है वो एक ही है। जैसे कि एक्टिव पावर का दूसरा जो नाम है वो है रियल पावर, तीसरा इफेक्टिव पावर, चौथा एक्चुअल पावर और जो पांचवा जो पावर है वो ट्रू पावर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर का मतलब क्या होता है, एक्टिव पावर, ट्रू पावर, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है वो एक्चुअल में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, एक्चुअल पावर जो कि आपका डिवाइस कंज्यूम कर रहा है। रिएक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, कितना पावर वेस्ट हो रहा है। और तीसरा जो पावर है वो है अपेरेंट पावर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं आपके पास जो अवेलेबल जो पावर है, आपको जो पावर जो मिल रहा है वो कितना पावर मिल रहा है, 10 वॉट पावर मिल रहा है। तो ये जो 10 वॉट जो पावर आपको जो मिल रहा है ये कौन सा पावर है, ये अपेरेंट पावर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये अवेलेबल पावर है जो कि आपके पास है। और इसमें से आपका डिवाइस जो पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो कितना वॉट पावर है, 8 वॉट पावर है। तो जो 8 वॉट पावर है वो आपका डिवाइस क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 8 वॉट पावर है वो कौन सा पावर है, ये है ट्रू पावर। सिमिलरली बाकी का 2 वॉट पावर क्या हुआ, बाकी का जो 2 वॉट पावर है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो बाकी का 2 वॉट पावर वेस्ट हो गया। तो ये जो 2 वॉट जो पावर है वो कौन सा पावर है, वो रिएक्टिव पावर है, जो कि आपका डिवाइस यूज़ नहीं कर रहा। तो आपके पास टोटल पावर कितना अवेलेबल है, वो है अपेरेंट पावर। और आपका डिवाइस कितना पावर यूज़ कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू पावर, या फिर आप बोल सकते हो एक्टिव पावर। और पावर कितना वेस्ट हो गया उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिएक्टिव पावर।
आई होप यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करो, मान लेते हैं आपका फ़ैन है और आपका जो फ़ैन है वो कितना पावर ले रहा है, 10 वाट, मतलब आपके घर में जो अवेलेबल जो पावर है वो कितनी पावर है, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल 10 वाट पावर है, राइट। और आपका जो फ़ैन जो पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो कितना पावर है, 8 वाट पावर है। तो आपके फ़ैन को कितना वाट पावर चाहिए, 8 वाट पावर चाहिए, तब जाके आपका जो फ़ैन होगा बराबर से ऑपरेट कर पाएगा। तो आपका जो फ़ैन है वो 8 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, तो जो 8 वाट का जो पावर है ये कौन सा पावर है, ये ट्रू पावर। और आपके घर पर जो अवेलेबल जो पावर है 10 वाट का पावर, ये अपेरेंट पावर है। और बाकी का 2 वाट पावर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये कौन सा पावर है, ये है रिएक्टिव पावर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिएक्टिव पावर होता है इसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर ये रिएक्टिव पावर वेस्टेज पावर होता है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रिएक्टिव पावर होता है इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे, तभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे हमें क्या रखना होता है, कॉन्स्टेंट रखना होता है। यहाँ पर अगर हम लोग फ़ैन का एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हमारा जो फ़ैन है एक कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट हो रहा होता है, राइट। तो फ़ैन को कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो फ़ैन के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रही होती है उसे हमें क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। तो कांस्टेंट रखने का जो काम है वो कौन सा पावर करता है, रिएक्टिव पावर करता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा अगर वो फ्लक्स को अगर कांस्टेंट रखने का काम अगर रिएक्टिव पावर कर रहा है तो रिएक्टिव पावर को हम लोग वेस्टेज पावर क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे पावर सिस्टम में। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि अपेरेंट पावर जो अवेलेबल पावर होता है, एक्चुअल पावर हमारे पास जो होता है, और जो अवेलेबल जो पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट पावर, और ट्रू पावर जिसको हम लोग एक्चुअल पावर भी बोलते हैं, इफेक्टिव पावर भी बोलते हैं, एक्टिव पावर भी बोलते हैं, रियल पावर भी बोलते हैं। ये एक ऐसा पावर होता है जो कि आपका एक्चुअल डिवाइस कंज्यूम करेगा, राइट। और रिएक्टिव पावर जो कि वेस्ट होने वाला पावर है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टिव पावर। तो यहाँ से हमने बहुत हद तक के समझा कि अपेरेंट पावर, ट्रू पावर और ये रिएक्टिव पावर का मतलब क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल कंसीडर करें, यहाँ पर एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के लिए अगर हम लोग फार्मूला देखें, अगर हम लोग VRMS और IRMS कंसीडर करें और कोसाइन ऑफ एंगल कंसीडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कोसाइन ऑफ फाई कंसीडर करें जो कि होता है पावर फैक्टर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर के लिए ये वाला रिलेशन होता है VRMS IRMS कोसाइन ऑफ फाई। रिएक्टिव पावर को हम लोग शो करते हैं Q से जो कि बराबर में होता है VRMS IRMS साइन ऑफ फाई, और जो अपेरेंट पावर होता है उसको हम लोग शो करते हैं VRMS इंटू IRMS से। यहाँ पर अगर हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल कंसीडर करें तो जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेस, हमें मिलेगा परपेंडिकुलर और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर कंसीडर करें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग पावर ट्रायंगल कंसीडर करें तो पावर ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, पावर ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमें इंडिकेट करता है अपेरेंट पावर। और यहाँ पर ये जो बेस है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, जो बेस है वो हमें इंडिकेट करता है एक्टिव पावर। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर हमने जो कंसीडर किया है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट करता है रिएक्टिव पावर। हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें इंडिकेट करता है रिएक्टिव पावर। और यहाँ पर ये जो एंगल जो बन रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फाई एंगल। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इन डेप्थ पावर सिस्टम में। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेशियो होता है ट्रू पावर और अपेरेंट पावर का, ट्रू पावर और अपेरेंट पावर का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पावर फैक्टर। ट्रू पावर और अपेरेंट पावर का रेशियो उसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। इसका मतलब ये कि अवेलेबल पावर कितना है, अवेलेबल पावर कितना और उसमें से हमारा डिवाइस कितना, हमारा जो सिस्टम है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, इसका जो रेशियो होता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है ट्रू पावर या फिर हम लोग बोल सकते हैं रियल या फिर बोल सकते हैं एक्टिव पावर। ट्रू पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, इनका जो रेशियो होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। यहाँ से हमने ये सीखा पावर फैक्टर का मतलब क्या है, आपके घर में अवेलेबल पावर कितना है और उसमें से आपका डिवाइस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये जो रेशियो होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पावर फैक्टर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो पावर फैक्टर होता है उसको हम लोग कैसा शो करते हैं, जो पावर फैक्टर है उसको हम लोग शो करते हैं कोसाइन ऑफ फाई से। कैसा शो करते हैं, फाई से शो करते हैं। और यहाँ पर ये जो कोसाइन ऑफ फाई से शो करते हैं, और यहाँ पर ये जो फाई हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये बेसिकली पावर फैक्टर एंगल। क्या है, पावर फैक्टर एंगल। तो यहाँ पर हमने पावर फैक्टर के बारे में डिस्कशन किया, रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपेरेंट पावर। जो अपेरेंट पावर और ट्रू पावर का जो रेशियो होता है, मतलब आपके घर में अवेलेबल पावर कितना और उसमें से आपका डिवाइस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, आपकी मशीन कितना पावर कंज्यूम कर रही है, ये जो रेशियो होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पावर फैक्टर। तो रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपेरेंट पावर इज़ नोन एज पावर फैक्टर।
और हमने डिस्कस किया पावर फैक्टर को हम लोग कोसाइन ऑफ 5 से शो करते हैं, और ये जो 5 होता है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें इंडिकेट करता है पावर फैक्टर एंगल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमारा इंडक्टिव लोड है तो जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा लैगिंग। सिमिलरली अगर कैपेसिटिव लोड है तो जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा लीडिंग। सिमिलरली अगर रेसिस्टिव लोड है तो जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा यूनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर यूनिटी होता है, कैपेसिटिव लोड के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है, और इंडक्टिव लोड के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर प्योर इंडक्टिव लोड जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा 0 लैगिंग। फॉर प्योर कैपेसिटिव लोड जो पावर फैक्टर है वो हमें मिलेगा 0 लीडिंग। सिमिलरली रेसिस्टिव लोड के लिए जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलेगा, पावर फैक्टर हमें मिलेगा यूनिटी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने पावर फैक्टर को ये स्केल के हेल्प से समझा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ओरिजिन पर हमने कंसीडर किया वैल्यू है 1। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 हमें मिलते जाएगा। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 हमें मिलते जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें एरो दिखाई दे रही है। ये एरो जैसी लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगी, ये एरो जैसी लेफ्ट हैंड साइड में जाते रहेंगी, तो इसका मतलब जो पावर फैक्टर है वो कैसा होते जा रहा है, लैगिंग होते जा रहा है। सिमिलरली एरो अगर राइट हैंड साइड में जाते जा रही है, इसका मतलब 0.9 ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जाते जा रही है, उसका मतलब जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है लीडिंग। तो हमें कैसा पावर फैक्टर चाहिए होता है, लैगिंग पावर फैक्टर चाहिए होता है या फिर लीडिंग पावर फैक्टर चाहिए होता है। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ना ही हमें लैगिंग पावर फैक्टर चाहिए होता है, ना ही लीडिंग पावर फैक्टर चाहिए होता है। पावर फैक्टर हमें कैसा चाहिए होता है, यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए होता है। कैसा पावर फैक्टर चाहिए होता है, यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो पावर फैक्टर है यूनिटी के क्लोज में होना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है पावर फैक्टर शुड बी क्लोज टू यूनिटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हमारे इंडक्टिव लोड बहुत सारे, तो इसका मतलब जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलेगा, लैगिंग मिलेगा। तो अगर लैगिंग पावर फैक्टर अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें जो करंट होगा वो क्या करेगा, वोल्टेज को लैग करेगा। और लैगिंग पावर फैक्टर मिल रहा है तो इसका मतलब हमें लैगिंग पावर फैक्टर नहीं चाहिए होता है, हमें यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लैगिंग पावर फैक्टर है उसको हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लैगिंग पावर फैक्टर या फिर बोल सकते हैं लीडिंग पावर फैक्टर को यूनिटी पावर फैक्टर में लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर बैंक का, हम लोग यूज़ कर सकते हैं पावर फैक्टर को मेंटेन रखने के लिए, पावर फैक्टर को यूनिटी रखने के लिए। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो पावर फैक्टर है ज़्यादा से ज़्यादा कैसा होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। Power factor should be close to unity. If power factor is less than 1, then power companies need to supply more power due to which transmission line losses will occur. जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर पावर फैक्टर अगर यूनिटी नहीं होता है, पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर कंपनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई करना होगा, ज़्यादा ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना होगा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। उसके वजह से होगा क्या, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो लॉसेस है वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो आप ये नोट डाउन करना, अगर आपके घर में इंडक्टिव लोड है और अगर आपका लैगिंग पावर फैक्टर पर अगर लोड ऑपरेट हो रहे, मतलब आपके घर में बहुत सारे मान लेते हैं इंडक्टिव लोड है, बहुत सारी मोटर है, या फिर सिंपल वर्ड में आपका जो घर का जो लोड है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा है उसमें बेसिकली लिखा होता है पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर आपका अगर लैगिंग चले जाता है या फिर लीडिंग चले जाता है तो उसके लिए आपको क्या पे करना होगा, आपको पे करना होगा एडिशनल चार्ज। क्यों एडिशनल चार्ज पे करना होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर पावर फैक्टर अगर यूनिटी होता है, अगर पावर फैक्टर अगर यूनिटी से कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, मतलब लैगिंग या फिर लीडिंग होता है, तो ऐसे कि इसमें जो पावर कंपनी है उसे क्या करना होगा, ज़्यादा पावर सप्लाई करना होगा, जिसके वजह से ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेज है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये रीज़न की वजह से अगर आपके घर का पावर फैक्टर, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल में अगर पावर फैक्टर लैगिंग आता है या फिर लीडिंग आता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एडिशनल चार्ज पे करना होगा, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पेनल्टी, राइट। या फिर अगर हम लोग किसी इंडस्ट्री में भी जाए तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में बहुत सारी मोटर्स होगी, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स होंगे, बहुत सारे इंडक्टिव लोड होंगे, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में हमें लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा, राइट। तो इंडस्ट्री में लैगिंग पावर फैक्टर मिलता है, तो ये रीज़न की वजह से इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटर बैंक, जिसके वजह से हो क्या, कैपेसिटर बैंक यूज़ करने के वजह से हो क्या, आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी बना रहे। अगर कैपेसिटर बैंक अगर हम लोग यूज़ नहीं करें इंडस्ट्री में तो होगा क्या, ज़्यादा लैगिंग पावर फैक्टर जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो इंडस्ट्री होगी उसे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसमें उसे पेनल्टी पे करना होगा इंडस्ट्री वालों को। तो यही रीज़न की वजह से अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाओ तो आपको वहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर बैंक मिलेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटर पैनल मिलेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, हमने ये देखा
अगर पावर फैक्टर अगर यूनिटी के क्लोज में होता है तो सही है, मगर अगर पावर फैक्टर अगर 1 से कम होता है तो जो पावर कंपनी उससे ज़्यादा पावर सप्लाई करना होगा, जिसके वजह से ट्रांसमिशन लाइन का लॉसेज इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिटी पावर फैक्टर का एडवांटेज भी होता है। अगर हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर का एडवांटेज देखें, एंटायर पावर कन्वर्ट इनटू वर्क डन ड्यू टू नेग्लिजिबल रिएक्टिव पावर। अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर है तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रिएक्टिव पावर होगा वो नेग्लिजिबल होगा। सिमिलरली अंडर यूनिटी पावर फैक्टर करंट फ्लोज इन सर्किट इज लेस। यूनिटी पावर फैक्टर में सर्किटल करंट कैसा होता है, कम होता है, जिसके वजह से होता है क्या, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं वो ओवर हीट होने से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली यूनिटी पावर फैक्टर के वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो लाइफ होती है वो भी इंक्रीज़ करती है। ड्यू टू यूनिटी पावर फैक्टर लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑल्सो इंक्रीज। इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कोई भी चीज़ हमारे कंसिडरेशन में होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर हो गई, सिमिलरली हमारा फ़ैन हो गया। तो ये हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम लोग नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे हैं और हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ रहे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं रेसिस्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, इंडक्टर के बारे में। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो इसका मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर के बारे में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 2 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो इसका मतलब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, जनरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि हमारे कंसिडरेशन में उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, इसके बारे में हमने नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कशन किया है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर में हमें साइन वेव कैसी मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि आपने डिस्कस किया होगा, रेसिस्टेंस के थ्रू जब करंट फ्लो होता है हमें कैसी साइन वेव मिलती है। वोल्टेज और करंट की जो साइन वेव होती है वो इन फेस होती है। अब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो जो करंट की जो साइन वेव होती है वो क्या करती है, लैग करती है वोल्टेज की साइन वेव को। जब कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो करंट की साइन वेव लीड करती है, राइट। तो सिमिलरली ऐसी हमें साइन वेव रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा इन केस ऑफ पावर फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमारा पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो जो वोल्टेज और जो करंट होगे वो सेम फेज में होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज की वेवफॉर्म हमें दिखाई दे रही है, जो डार्क वाली जो वेवफॉर्म है किसकी वेवफॉर्म है, ये है वोल्टेज की वेवफॉर्म। डार्क वाली जो वेवफॉर्म है ये है वोल्टेज की वेवफॉर्म। डॉटेड वाली जो वेवफॉर्म हमें जो दिखाई दे रही है किसकी वेवफॉर्म है, ये है करंट की वेवफॉर्म। तो ऐसा हमें कब मिलेगा, ऐसा हमें मिलेगा यूनिटी पावर फैक्टर के केस में। सिमिलरली अगर पावर फैक्टर अगर लीडिंग होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो करंट की जो वेवफॉर्म होगी वो आगे होगी और जो वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है वो पीछे होगी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो करंट की जो वेवफॉर्म है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो हमें पहले मिलेंगी, फिर वोल्टेज की वेवफॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट की जो वेवफॉर्म है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें पहले मिल रही है। करंट की वेवफॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू हमें पहले मिल रही है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं करंट के वेवफॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू, करंट के वेवफॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू हमें पहले मिल रही है। उसके बाद वोल्टेज की वेवफॉर्म की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेज। जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, हैंस हमें पावर फैक्टर कैसा मिलेगा, लीडिंग पावर फैक्टर मिलेगा। यहाँ पर ये जो वेवफॉर्म है इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं रेसिस्टिव सर्किट थ्रू एसी, फिर उसके बाद इंडक्टिव सर्किट थ्रू एसी, कैपेसिटिव सर्किट थ्रू एसी, उसके साथ हम लोग ये वेवफॉर्म को कंपेयर कर सकते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। सिमिलरली यहाँ पर हमें लैगिंग पावर फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब जो वोल्टेज की जो वेवफॉर्म होगी उसका पीक वैल्यू हमें पहला मिलेगा, फिर करंट की वेवफॉर्म का पीक वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर बात होती है कि क्लियर है कि जो डॉटेड वाली जो वेवफॉर्म हमें जो दिखाई दे रही है किसके लिए, ये है करंट के लिए, और ये जो डार्क वाली जो वेवफॉर्म है किसके लिए, वो है वोल्टेज के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है उसकी जो पीक वैल्यू हमें पहले दिखाई दे रही है, और जो करंट की जो वेवफॉर्म है उसकी जो पीक वैल्यू है वो हमें बाद में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को, तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर है हमें कौन सा पावर फैक्टर मिल रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर मिल रहा है। नोट दैट हमें ना ही लैगिंग चाहिए होता है ना ही लीडिंग चाहिए होता है, हमें यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए होता है, राइट। और इसका रीज़न भी हमने डिस्कशन किया, इसके रीज़न के भी बारे में हमने डिस्कस किया।